नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा शब्द जिसके नाम में ही नॉर्मल जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उनमें कहीं से भी दूर दूर तक कुछ भी नॉर्मल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर बार किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में जब नतीजे आते हैं तो स्टूडेंट्स के, छात्रों के, कैंडिडेट्स जो भी उस परीक्षा में अपेयर होते हैं उनको एक सवाल रहता है कि ये नॉर्मलाइजेशन हुआ किस तरह से कि इसमें जो नतीजे आए उसमें कोई आसमान पर पहुंच गया और कोई एकदम जमीन पर रह गया मार्क्स के मद्देनजर। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपने पिछले भी कुछ महीनों में इस तरह की खबरें सुनी होंगी, जब कैंडिडेट्स जमीन पर उतरे होंगे, विरोध प्रदर्शन हुए होंगे, मांग की गई होगी कि इसका जो भी है प्रोसेस उसके ट्रांसपेरेंट किया जाए। अब एसएससी को लेकर, एसएससी सीजीएल जिसके नतीजे अभी हाल ही में आए हैं, उसको लेकर भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसमें भी पूरी मांगों के केंद्र पर जो मुद्दा है वो है नॉर्मलाइजेशन का। क्या है मुद्दा और किन चीजों को लेकर क्या तर्क दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इसकी जानकारी हमारे साथी प्रशांत देंगे। तो नावेद, पहले आपको बता दूं, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन ही एक मुद्दा नहीं, और ये कोई पहला एग्जाम नहीं, जैसा आपने बताया कि नॉर्मलाइजेशन जहाँ पे एक मुद्दा बनाओ। बीपीएससी को लेकर अभी हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट हुआ। एनटीए जो सेंट्रल के एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो भी नॉर्मलाइजेशन यूज़ करती है, क्योंकि जहाँ पे आप मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराते हो वहाँ नॉर्मलाइजेशन एक तरीके से लाजमी होता है। बिना उसको कि आप एक पैरिटी नहीं ला पाओगे एग्जाम में। कैट का एक एग्ज़ाम होता है, एमबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, देश के जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईएम्स टाइप जहाँ एमबीए कराते हैं, जो वो भी नॉर्मलाइजेशन अपनाता है। लेकिन इशू जो है वो मेनली इन सब जैसे बीपीएससी के एग्ज़ाम्स हो गए और एसएससी के एग्ज़ाम्स मेनली उनको लेकर अक्सर होता रहता है। तो सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया और उसके बाद से एक बार से फिर ये शब्द सामने आया है। अब मेन इशू जो है वो एक नॉर्मलाइजेशन का तो है ही, जो छात्र, क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट आया उसके बाद सोशल मीडिया पे एकदम स्क्रीनशॉट्स मार्क्स के अलग अलग स्टूडेंट्स के सारी पोस्ट्स दौड़ रही हैं जहां पर क्लेम्स किए जा रहे हैं। हाँ, फ्लड करने लगे। तो एक तो नॉर्मलाइजेशन का इशू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी छात्र कई सारी चीज़ें बोल रहे हैं। हाँ, एक और इशू है कि पेपर में एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, कई सारे क्वेश्चंस हर बार कोई ना कोई 4-5 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन गलत आते हैं। या तो क्वेश्चन का मतलब गलत होता है, ट्रांसलेशन गलत होता है, या कह लें आपकी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ रहता है। तो एक वो इशू है। और इसके अलावा एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को लेकर मेनली पोस्ट प्रेफरेंसेस भराई जाती हैं, एक इशू उसको लेकर है। ये सारे इशू मैं बता रहा हूँ। पोस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में थोड़ा सा अभी वो बताता हूँ अलग से। और उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर भी बात चल रही है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल जब एग्ज़ाम का क्या कहते हैं ज़्यादा होता है तो कट ऑफ उतनी कंपैरेटिवली कम जाती है। अब पेपर आसान आएगा तो नंबर स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे तो कट ऑफ भी आ जाएगी। तो अब नॉर्मलाइजेशन की बात जो है वो ऐसे सामने आई कि जब रिज़ल्ट आया तो अब क्योंकि सारे आजकल अलग अलग कोचिंग्स के ग्रुप होते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं, और जो सेलेक्ट होते हैं वो सब स्टूडेंट्स अपने नंबर साझा करते हैं, सामने आते हैं उनके। तो देखा गया कि कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स में बहुत वेरिएशन है, मतलब जो उनके रॉ मार्क्स आए हैं और जिस पोस्ट के लिए वो सेलेक्ट हुए हैं उस पोस्ट की कट ऑफ उनके मार्क्स से कहीं ज़्यादा है। मतलब 30-30, 40-40 नंबर इतना सामने आया कि ये डिफरेंस 30-40-50 30-40 नंबर का डिफरेंस। मतलब एक ऐसा एग्जाम जहां पर अगर पॉइंट में भी आपके डेसिमल्स में भी मार्क्स कम हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ। उसमें 30-40 मार्क्स के डिफरेंस में भी लोगों का सिलेक्शन। यही इशू है कि डेसिमल्स में अगर नंबर का डिफरेंस है 200, 300, 400, 500 रैंक आपकी आगे पीछे हो जाती है। हाँ। वहाँ 30-40 मार्क्स का डिफरेंस एक बहुत ह्यूज है। बिल्कुल। तो ये चौंकाने वाला है एक तरीके से। तो अब ये हुआ कैसे, उसके पीछे भी क्योंकि इस एग्ज़ाम को लेकर ये पहला एक तरीके से पहले आरोप नहीं लग रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है। प्रीलिम्स जब हुआ था सितंबर में, उसका जब रिजल्ट आया उसके बाद भी कई तरीके के आरोप लगे। छात्र और कई टीचर्स हैं जो उनका समर्थन करते हैं या उनको पढ़ाते हैं, वो लोग मिलके हाई कोर्ट भी गए थे प्रीलिम्स वाले मुद्दे को लेकर। उसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी गए, जहाँ उसकी सुनवाई अभी भी चल रही है। प्रीलिम्स को लेकर क्या मुद्दा था? तो प्रीलिम्स को लेकर मुद्दा ये हुआ था, सबसे पहले तो ये हुआ कि प्रीलिम्स एग्जाम से पहले जब एडमिट कार्ड आना था तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। जब उन्होंने कमीशन के सामने ये बात रखी तो कमीशन ने 7-8 हज़ार स्टूडेंट्स के जो भी एडमिट कार्ड थे वो रिलीज़ किए, ठीक है। और उसमें जारी क्यों नहीं हुए तो इसके पीछे अब कमीशन जो कहता है कि
कोई टेक्निकल दिक्कतें हैं, जैसे मेरे बाल कहीं गड़बड़ होंगे, मेरा चेहरा कुछ अलग से दिख रहा होगा, तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या कहते हैं, एक फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की, तो उनको स्क्राइब अलाउड होता है। तो कई मामले ऐसे सामने आए जहाँ पे गलत तरीके से स्क्राइब इस्तेमाल किया गया, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो कट ऑफ जाती है वो मतलब कंपैरेटिवली लोअर जाती है, तो उनके अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा मार्क्स थे। तो अब ऐसे में क्या होता है कि और एक पर्टिकुलर पोस्ट है JSO करके, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर करके होती है, तो उस पोस्ट के लिए जो 30 से अधिक उम्र के जो छात्र थे, तो अब जैसे मान लीजिए कि JSO की कट ऑफ 170 जाती है, ठीक है, और 30 से अधिक उम्र के जो उसके लिए क्वालिफाइड बच्चे हैं, अब कई सारे उसमें, और नॉर्मल बाकी जो पोस्ट हैं उनके लिए 150 जाती है। तो अब JSO के जो भी कैंडिडेट्स हैं इनकी 30 से ज़्यादा उम्र है, तो अगर 170 इसके हैं वो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन जिसके 160 आए, 150 और 120 के बीच मान लीजिए 155 आते हैं, हाँ वो वहाँ अटकते हैं, तो कायदे से तो वो डिस्क्वालीफाई हैं, क्योंकि वो अपना कट ऑफ नहीं क्लियर कर कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाए, और एज भी के हिसाब से एलिजिबिलिटी उनकी नहीं है। लेकिन कमीशन ने क्या किया, जब छात्रों ने बात सामने रखी, तो कमीशन ने क्या किया, जब रिजल्ट रिवाइज किया, ठीक है, कैट के पास ये लोग गए और बहुत सारी चीज़ें हुई, तो रिजल्ट रिवाइज करने पे क्या किया, जो 160 नंबर वाले थे, क्योंकि वो 150 ही कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं बाकी पोस्ट के लिए, लेकिन एक्चुअल में तो वो JSO वाली पोस्ट के लिए हैं जिसके लिए 170 कट ऑफ है, तो उनको नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे 1500 ही बच्चे हैं, तो उनको आप अगर अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई कर देते हो, तो सीधी सी बात है ना कि कंपटीशन बढ़ेगा तो कट ऑफ बढ़ेगी। तो एक वो इशू था प्रीलिम्स को लेकर। और उसके बाद जब ये मैटर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में गया, तो मेंस एग्ज़ाम से एक दिन पहले हाई कोर्ट के जवाब के बाद कोर्ट ने कुछ 525 या 545, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 1034 कुल स्टूडेंट्स थे, तो उनको दोबारा मतलब उनको मेंस के लिए एलिजिबल बता दिया, ठीक है। और क्योंकि SSC को उस मामले में जवाब देना था, तो SSC ने एक दिन पहले ही जब ये सब हुआ, तो 609 शायद और थे, उन कैंडिडेट्स को भी पेपर के लिए अलाउ कर दिया। तो ये मोटा मोटी कुल 1100 लगभग बच्चे थे जिनको दोबारा मेंस लिखने के लिए बैठा, मतलब एलिजिबल कर दिया। इसमें जिस तरह से आपने एग्जांपल दिया JSO का, उस तरह से इसमें मल्टीपल नौकरियां होती हैं, उसको लेकर भी कुछ विवाद है? नहीं, मल्टीपल नौकरियों को लेकर विवाद नहीं है। अब आते हैं मेन विवाद पे। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो मेन विवाद है उसमें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जैसे कैंडिडेट है रवि गुप्ता, ठीक है, तो इनको ये B03 कैटेगरी के लिए सेलेक्ट हुए हैं। B03 है ASO इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, ठीक है। इसकी कट ऑफ गई है OBC के लिए 348.55 इस पोस्ट की, असिस्टेंट ASO CSS सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए, ठीक है, OBC कैटेगरी के 348.55, ठीक है। अब इस बंदे के मार्क्स, कैटेगरी मार्क्स ये हैं, और टोटल मार्क्स 299 है ये, ठीक है। एक मिनट, कैटेगरी मार्क्स ये हैं, एवरेज, कैटेगरी एवरेज एंड शिफ्ट एवरेज वो छोड़ दिए, 286.01 है, और इसको 299 मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं रवि गुप्ता ने। 348 कट ऑफ थी, इसका 348 कट ऑफ थी, यानी लगभग 50 के लगभग का अंतर है। हाँ, तो ये इस कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़े हैं। अब हुआ क्या, क्योंकि अब एक और जो इशू है मल्टीपल शिफ्ट वाला, अब आप मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराओगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ेगा। क्या इनका सिलेक्शन हो गया है इतने ही मार्क्स में? हाँ, ये जो लिस्ट है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वाली है, ये सिलेक्टेड है, B3 पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं ये। एक बार इसको कैमरे में भी हम दिखा देते हैं। ये रोल नंबर डला हुआ है, यहाँ पे रवि गुप्ता का नाम है, ये लिखा हुआ रुदल प्रसाद गुप्ता, सविता गुप्ता, और ये B03। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन रोलिंग ऑर्डर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑल पोस्ट अदर देन JSO। हाँ, तो ये यहाँ पे रवि गुप्ता का नाम आ गया। चाहे तो आप ये रोल नंबर भी मैच कर सकते हैं। ये जो रोल नंबर यहाँ पे डला हुआ वही है जी। सिलेक्टेड कैंडिडेट है, मतलब जो सिलेक्ट हुए हैं उनके कैंडिडेचर पे कोई वो नहीं है। जो छात्र मुद्दा उठा रहे हैं उनका यही है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया आपने, कमीशन ने नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया, जो मतलब इतना इन्फ्लेटेड मार्क्स बढ़ जा रहे हैं। बड़ी बात है ना, मतलब एक कैंडिडेट को 299 मार्क्स मिलते हैं और 348.55 का उसमें आता है, तो लगभग 49.55 आपने बढ़ा दिए, लगभग 50 के करीब मार्क्स बढ़ गए, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है जी। हाँ, तो इसी मतलब ऐसे ही कई स्टूडेंट्स हैं, और कई ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स
कम है, मतलब हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो किसी कैंडिडेट के, उसको कोई पोस्ट नहीं मिली है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम जब हुआ तो 18 तारीख को जो पेपर हुआ वो 20 तारीख से कठिन था, ठीक है। अब जो 18 को पेपर दे के आए कैंडिडेट्स, उनको ये उम्मीद थी अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो शायद उनके ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन हुआ उल्टा, ठीक है। तो मेन इशू इसीलिए स्टूडेंट सामने रख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन आपने किया कैसे है। इसका प्रोसेस क्या था, क्या मापदंड थे, किस तरह को, किस चीज को आपने फॉलो किया, इसको ट्रांसपेरेंटली रखिए जी। एक ये चीज़ है, और एक और इशू था क्योंकि इस एग्ज़ाम में टाइपिंग टेस्ट भी होता है, तो टाइपिंग टेस्ट में 2000 शब्द आते हैं जो आपको टाइप करने होते हैं, लेकिन इस साल उसमें भी कुछ किया कमीशन ने, शायद ज़्यादा शब्द दे दिए और वैसा कुछ हुआ, तो स्टूडेंट्स ने उसको लेकर भी कमीशन को कई सारी रिक्वेस्ट भेजी। उसके बाद कमीशन ने क्या किया, उन कैंडिडेट्स का जिनने रिक्वेस्ट भेजी थी और बताया था कि टाइपिंग टेस्ट में कुछ गड़बड़ी थी, उनके लिए 31 जनवरी को दोबारा टाइपिंग टेस्ट रख दिया। अब हुआ ये कि कई स्टूडेंट जो पेपर देने के बाद जिनको लग रहा था कि उनके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो वो पेपर देने नहीं गए, टाइपिंग टेस्ट देने 31 तारीख को नहीं गए। तो ऐसे मतलब अब ये जो डेटा है ये स्टूडेंट्स का ही दिया हुआ है, हाँ। तो ऐसे ये भी जो हम चीजें दिखा रहे हैं ये सब वही दावे हैं जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स एसएससी एग्जाम में अपेयर हुए थे, उनके हवाले से ये दावे किए जा रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं दावों के मुताबिक जी। तो ये बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो एसएससी के एक टीचर हैं, अभिनय सर हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं एसएससी के पूरे कैंडिडेट्स को, उनसे नॉर्मलाइजेशन पे हमने बात करी, आप पहले वो सुनिए। जो बच्चे जिनको लग रहा था कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं वो टाइपिंग टेस्ट देने नहीं गए, और लगभग ऐसे 23-24 हजार बच्चे हैं। तो जो अभी तक डाउट मेरा है कि एग्जाम में क्यों बच्चे इतना चिल्ला रहे हैं कि रिजल्ट गलत हुआ है, अगर एसएससी ने, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट भी एग्जाम का एक प्रोसेस था, जिस बच्चे ने टाइपिंग टेस्ट नहीं दिया, और ऐसे अगर 20-25 हजार बच्चे जिनको एसएससी ने एब्सेंट मान लिया, तो समझ लीजिए कि खेला होना तो तय था। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स कम थे वो एग्जाम देने नहीं गए, और शायद लेकिन ऐसे ज्यादा 20-25 हजार बच्चे हैं ऑलरेडी, मैंने कहीं देखा है। आरटीआई का जो डेटा है उसके हिसाब से है। अब आप सोचिए, इसका मतलब 50 हजार वो टॉप स्कोरर हैं, तो उनका एवरेज भी ज्यादा होगा। तो जो 18 तारीख वाला पेपर जहां मुश्किल आया था 20 तारीख वाले से, बच्चों को लगा था कि इसमें हमारा स्कोर ज्यादा बढ़ जाएगा, वहां बच्चों के साथ गलत हो गया। अगर एसएससी ने, जहां तक है अभी तक यही लग रहा है, क्योंकि एसएससी भी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलेगी कि सीधे सीधे बच्चों को बाहर कर दे, उसने अच्छा तरीका निकाला होगा तभी वो बाहर करेगी। तो उसने जो तरीका निकाला वो यही कि नॉर्मलाइजेशन ने इतना बड़ा इंपैक्ट डाल दिया कि जिस बच्चे के 330 मार्क्स आ रहे हैं वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ, और किसी शिफ्ट में अगर बच्चे के 299 या 300 आ रहे हैं वो सेलेक्ट हो गया। तो टाइपिंग वाले मैटर में क्या हुआ कि लगभग 20-25 हजार स्टूडेंट्स 31 तारीख को पेपर देने नहीं गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके मेंस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अब ऐसे में होता क्या है कि जब वो स्टूडेंट देने नहीं गए, तो जो बचे 50-60 हजार जो बच्चे हैं, ठीक है, वो टॉप कट ऑफ वाले हैं जिनके ऊपर से मैक्सिमम मार्क्स होंगे। तो आप समझिए कि एवरेज जो कट ऑफ मार्क्स है वो बढ़ गया, क्योंकि जब बच्चे कम हो रहे हैं, अगर आप समझिए कि किसी स्टूडेंट के 9 मार्क्स हैं, हाँ, किसी का 1 नंबर है, अगर 1, 2, 3 वाले नंबर वाले कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे और बचेंगे 4 से लेकर 9 वाले, तो एवरेज मार्क्स बढ़ जाएंगे, अपने आप बढ़ एवरेज, हाँ, तो कट ऑफ मार्क्स बढ़ेंगे। उसी वजह से ये हुआ है कि जो 18 तारीख को जो पेपर कठिन आया था जिन कैंडिडेट्स का, उनके उतने मार्क्स नहीं बढ़े होंगे, ऐसा हो सकता है, और जो 20 वाले हैं उनके बड़े होंगे, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एक पूरा मैटर मतलब नॉर्मलाइजेशन और उसके जो अराउंड है, एक ये है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसी से जोड़ के पोस्ट प्रेफरेंस वाली चीज़ देखी जा रही है। अब एसएससी सीरियल में एसएससी क्या करती है, जैसे आज अभी शाम को, ये हम लोग वीडियो 18 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज शाम को एसएससी ने फाइनल आंसर की जारी करी है। इसको लेकर भी लोग, छात्र काफी मांग कर रहे थे कि फाइनल आंसर की रिलीज की जाए। हाँ, तो अब आप समझिए कि आपने रिजल्ट जारी कर दिया और उसके बाद आप फाइनल आंसर की देते हो, उससे पहले आप पोस्ट प्रेफरेंसेस बढ़ाते हो,
ठीक है। अब अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि मेरे मार्क्स इतने आ सकते हैं, मैं किस तो तरह से, तो मैं कैसे कौन सी पोस्ट चूज करूंगा, किस बिना पर करूंगा? कोई भी व्यक्ति जो है अपने हिसाब से मार्क्स देखेगा कि हाँ इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, उसके लिए एलिजिबल, तभी वो भरेगा। बिल्कुल। और एक ये वजह और भी हो सकती है कि जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं उनको वो पोस्ट नहीं मिली है या कोई नौकरी नहीं मिली, क्योंकि अब आप समझिए कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पहली प्रेफरेंस डाली है और आप वो कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तो आपको ही नौकरी मिलेगी। मैंने अगर वो सेकंड नंबर पे डाली है तो मैं तो तब आऊँगा जब वो उसकी उस पोस्ट के लिए पहली प्रेफरेंसेस पूरी फिल हो जाएंगी। तो इस वजह से शायद उनको ऐसे कई कैंडिडेट्स होंगे। तो कैंडिडेट्स का ये कहना है कि आप एटलीस्ट फाइनल रिजल्ट से पहले आंसर की जारी करो, ताकि जो भी वो पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं उसके लिए वो मतलब श्योर हो पाए कि कौन सी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उनको अप्लाई करना है। तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे और आसान शब्दों में अगर कहें तो, क्योंकि जैसा प्रशांत ने आपको शुरुआत में बताया, एसएससी में मल्टीपल बहुत तरह तरह की पोस्ट होती है जिनके लिए एप्लीकेशन होता है, एग्जाम होता है, भर्तियां होती हैं, उनमें अलग अलग नौकरियों के हिसाब से जो पोस्ट मिलती है उनके हिसाब से अलग अलग मार्क्स आपके कट ऑफ होते हैं, जिसके आधार पर आप योग्य माने जाते हैं और उसके आधार पर फिर आपको अपना प्रेफरेंस यानी अपनी प्राथमिकता सेट करनी होती है कि कौन से हमारे इतने मार्क्स हैं, हम ये पोस्ट पहले चाहते हैं, फिर दूसरे नंबर पे ये चाहते हैं। इसको लेकर भी एक ये विवाद है कि पहले नतीजे घोषित नहीं किए गए, पहले हमसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लिया गया, तो हम कहाँ से अपना डिसीजन लेंगे कितने हमारे मार्क्स हैं बिना उसको जाने। जी हाँ, अगले एक और क्या है इसमें? हाँ, इस पे और डिटेल अभिनय सर ने बताइए, वो आप देखिए। वही ये तो कहते हैं आपको पता है नहीं पता आपके मार्क्स कितने, आप पोस्ट प्रेफरेंस भर दो। इसीलिए तो नौकरियां बर्बाद हो रही हैं, खराब हो रही हैं। अगर एक बच्चे को पहले ही पता लग जाए मेरे तो 200 नंबर भर रहे हैं, मैं पोस्ट प्रेफरेंस भर के क्यों ही कोई नीचे की नौकरी खराब करूं। मैं इसमें आपको बता दूं 33% बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं इस एग्जाम में। सोचिए अगर उनको पहले से ही पता लग जाता कि उनको अच्छी नौकरी मिल रही है तो वो भरते पोस्ट प्रेफरेंस, वरना नहीं भरते। इन सभी मामलों के अलावा एक मुद्दा जो स्टूडेंट्स हमेशा से कहते आ रहे हैं वो ये है कि परीक्षा में कई बार हमें गलत प्रश्न दे दिए जाते हैं, उनके जवाब भी सही हमें ऑप्शंस में नहीं मिलते। इस तरह की कई सारी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं क्वेश्चन पेपर में, जिसकी वजह से बाद में स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट के दौरान भुगतना पड़ता है। और सिर्फ एसएससी इसके लिए एक अकेला ऐसा नहीं है एग्जाम, कई एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव होते हैं उसमें भी होता है, लेकिन इसमें भी एक बड़े स्तर पर ये खामी पाई गई है, ऐसा स्टूडेंट्स का दावा है। जी प्रशांत। हाँ, तो अब ये भी एक तरीके से बड़ा इशू ही आप कहोगे, क्योंकि आप एक देश के सेंट्रल कंडक्टिंग बॉडी हो, ग्रुप बी का एग्ज़ाम है, तो आपको उतना आपकी ड्यूटी बनती है कि वैसा एक अच्छे से पेपर सेट किया जाए, आपके पास एक अच्छा पूल हो क्वेश्चंस का। तो लगभग हर साल देखा जाता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी, जैसे मैंने कहा कोई ट्रांसलेशन में गड़बड़ी है, या कोई डेटा पर्टिकुलर गलत दिया गया है, या जो ऑप्शन दिए होते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्योंकि पेपर होता है तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, तो छात्र आंसर कैसे मार्क करेंगे। अब उसके बाद एसएससी करती क्या है, जब आपने ही क्वेश्चन गलत दिए, ठीक है, उसमें छात्रों की कोई गलती ही नहीं है, उसके बाद आप ये करते हो कि छात्रों से ही कहते हो कि अगर आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप हमको ऑब्जेक्शन रेज करो, उसके लिए पैसे लो, 100, 50, 200 ऐसे करके। तो अब ये तो फिर वाली बात हो गई कि आपने फिर धंधा बना लिया। हाँ, खुद ही गलत कर रहे हैं और आप उससे पैसे मांग रहे हैं। लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं और वो अगर ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए पैसे देंगे तो मतलब ये कहाँ तक सही है। मतलब ये छात्रों के साथ, मतलब मेरे हिसाब से तो कहीं से ये छात्रों के लिए तो नहीं सही है। छात्र भी यही मुद्दा उठा। हाँ, एक ये है। और अब इस पे भी अभिनय सर ने अपनी बात रखी है, वो आप देखिए क्या कहा है उन्होंने। पेपर में जानबूझ के 8-10 सवाल गलत पूछना और उससे बच्चों से कहना कि जो सवाल गलत है उनके 100 रुपए आप जमा करो। 1,65,000 बच्चों से इस तरीके से 100, 200, 800 रुपए लेकर के 25, 30, 50 करोड़ रुपए कमाना, ये इनका धंधा बन गया और ये हर एग्जाम में कर रहे हैं। हमने भी एग्जाम दिया है, हम 2012 से जानते हैं, कभी इस तरीके के सवाल गलत नहीं आते थे जितना अब आ रहे हैं। इन्होंने इसे कमाई का जरिया बना लिया है। पहले आप गलत सवाल पूछोगे, फिर बच्चे से कहोगे कि बताओ कौन सा सवाल गलत है, और 100 रुपए भी तो साथ में दक्षिणा के रूप में। इसे लेकर एक ये सबसे बड़ी बात जो प्रशांत ने भी उठाई कि एक इतने बड़े लेवल पर एग्जाम करवाया जाता है जिसमें सरकारी नौकरी दी जाती है, और सरकारी नौकरी की इस वक्त देश में कितनी अहमियत है, लोग कितना चाहते हैं, वो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भर्तियां नहीं निकलती उससे कई गुना ज्यादा एप्लीकेशंस उसमें आ जाते हैं। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हालिया अपने एक जजमेंट में ऑब्जर्व किया था। ऐसी स्थिति में जब इन एग्जाम्स की इतनी अहमियत है, इतनी क्रूशियली ये कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने वाले हैं, तब क्वेश्चन पेपर के अंदर गलत होना, कुछ खामियां आना कितनी बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। और साथ में एक चीज़ ये भी है कि जब आप
एक इतना बड़े लेवल का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो जो नौकरी दे रहा है, तो कौन सी ऐसी बॉडी है जो ये क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रही है? इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब आप स्टूडेंट से उनका ज्ञान पूछ रहे हो तब क्वेश्चन बनाते वक्त ये ज्ञान कहाँ जा रहा है? इसके अलावा और कुछ मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के? एक आखिरी और बड़ा मुद्दा ये भी है कि जैसे अब क्योंकि वही है, मैं कह रहा हूँ बड़ा एग्ज़ाम है और ये सारी चीज़ें, तो जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का, ठीक है, तो छात्रों का ये कहना है कि उसको आपको थोड़ा अच्छा करना चाहिए। अब जैसे एसएससी कई एग्ज़ाम कराता है, जीडी का एग्ज़ाम होता है, 12th लेवल का होता है वो, उसके अलावा CHSL होता है, जीडी 10th क्लास का होता है, CHSL 12th और CGL ग्रेजुएशन वाला। तो CGL और आप देखेंगे CHSL, दोनों में जो मैथ्स का मतलब डिफिकल्टी लेवल सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह है कि आप क्वेश्चन भी दोनों एग्जाम में सेम टाइप के पूछते हो, और अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब सीरियल में ही क्या हुआ कि जैसे कल आपने पेपर दिया किसी दूसरी शिफ्ट में, मैं कल अगले दिन देने जा रहा हूँ, तो मैं आपके अगर पेपर में 30 क्वेश्चन पूछे गए किसी चीज़ में, तो 5-6 क्वेश्चन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये उसी के राउंड पूछेगा, सिर्फ थोड़ा बहुत डेटा या नंबर चेंज कर देंगे, एक ये चीज़ होती है। तो आप कह रहे हैं कि CHSL और CGL में भी कई क्वेश्चंस कॉमन पाए जाते हैं? हाँ, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स के कई दावे हैं, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है कि कट ऑफ बहुत हाई होती है। अब आप देखिए इस एग्जांपल के लिए यहाँ पे ASO CEBC है, ठीक है, इसकी कट ऑफ गई 369 ऑलमोस्ट। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और अच्छे से दिख जाएगा। ऑलमोस्ट 370 गई है ये है आउट ऑफ 390, आप समझिए। तो किसी एग्जाम में अगर 85% 90% कट ऑफ जा रही है, और वो भी इतना कंपटीशन होने के बावजूद 362 गई है ASO मैती की, और उसके बाद MEA की गई है, ये रही 362.67 ASO, तो ऑलमोस्ट 85 या 90% कट ऑफ है। और ये परीक्षा 390 नंबरों की होती है? हाँ, 390 और 60 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो क्वालिफाइंग होता है। तो अब आप समझिए कि इतनी हाई कट ऑफ, और ये मतलब ये कोई ऐसा इकलौता एग्जाम नहीं है जो सेंट्रल लेवल पे हो रहा है। हाँ, मैंने अभी कैट का नाम लिया, RBI ग्रेड बी का एग्जाम होता है, आप इन बैंकिंग का एग्जाम होते हैं, SBI वगैरह का, आप इन सब एग्जामों के कट ऑफ उठा के देखेंगे, वो 55-60, मतलब 60 तो बहुत मैक्स हो गया, कभी पेपर बहुत ईजी आ गया तो 60 होगा, नहीं तो वहाँ वो अलग लेवल की इंटेलिजेंस उन क्वेश्चन से चेक हो जाती है। ये तो वैसे ही हुआ कि अगर आप स्कूल में किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आप 90% से ज्यादा लाएंगे तभी आप दूसरी क्लास में उत्तीर्ण करेंगे, वरना आप पास भी नहीं हुए। वही मैं कह रहा हूँ। तो अब डिफिकल्टी, अब एक और चीज़ है, अभिनय सर का ही एक वीडियो वायरल हुआ था, और उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि SSC GD में SSC ने क्वेश्चन पूछे कि DJ वाले बाबू गाना जिन्होंने गाया उनका नाम क्या है, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप समझिए। तो अभिनय सर की आप बात देखिए, उन्होंने क्या बताया इस पर। ये गधे और घोड़ों को ठीक तरीके से पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आप देखते हो कैसे कैसे सवाल SSC GD में पूछते हैं, DJ वाले बाबू गाना किस रैपर ने गाया, ये सब सवाल पूछ रहे हो। और जो 2 शिफ्ट में इन्होंने मेंस एग्जाम लिया है, 4-5 सवाल तो ऐसे हैं जो एज इट इज सेम पूछ लिए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। यानी एक बच्चे को पहले ही पता लग जा रहा है, अच्छा इसके पेपर में ये 30 सवाल पूछे गए थे, मेरे में 5 तो पक्के आएंगे, यानी इनसे 60 सवाल नए नहीं बन सकते। ये अपने यहाँ जो MTS एग्जाम होता है पियोन वाला, 10th क्लास पास बच्चा देता है उसको, उससे ज्यादा सरल सवाल ये CGL में पूछ रहे हैं। आप सोचिए, CHSL 12th बेस्ड एग्जाम है, CGL ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है, दोनों एग्जाम का आप मैथ्स का सिलेबस देखेंगे तो सेम है। क्यों भाई, या तो उसको कम कर दो या इसको बढ़ा दो। तो ये तमाम दावे, आपत्तियां, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ था SSC CGL के 2025 के रिजल्ट्स को लेकर, और इसमें अभिनय सर ने भी बताया कि क्या स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं। प्रशांत ने बखूबी आपको पूरा विस्तार से समझाया कि किन चीज़ों को लेकर विवाद हो रहा है। हालांकि आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब फाइनल आंसर की SSC CGL की आ गई है। अब इसे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, एक एक चीज़ को जांचेंगे किस तरह से फाइनल आंसर की में आंसर सही आंसरों को मार्क किया गया है, और संभावना है कि इसके आधार पर कुछ सवालों का उत्तर जो है उस स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को मिल जाए। नहीं, उसमें नवेद ऐसा भी होगा अब, क्योंकि आपके पास आपके सामने आपके नंबर हैं, और आपको ये पता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है या नहीं सेलेक्ट हुआ है, तो क्योंकि कट ऑफ आपके सामने है, ठीक है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वेरिएशन किस हिसाब से हो रहा है। क्योंकि कमीशन तो कभी सामने रखेगा ही नहीं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर, या नॉर्मलाइजेशन उन्होंने किस फॉर्मूले के बेसिस पे किया, वो एक
पूल ऑफ सेट ऑफ डेटा से ही पता चल सकता है। और वो फॉर्मूले को लेकर कहते भी है ना कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जिसको हम यूज करते हैं ताकि फेयर एंड जस्ट उसमें वो हो सब कुछ। हाँ वही है, और यहाँ पे इशू इसीलिए है क्योंकि वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर वो वेरिएशन एक रेंज में हो, मैं कह रहा हूँ ना कि कैट जैसे एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन यूज़ होता है, लेकिन क्योंकि वहाँ उस एग्ज़ाम का डिफिकल्टी लेवल ऐसा होता है कि वो वेरिएशन ज़्यादा नहीं होते हैं, वो 1-8% 1-2-3% का होता है। 40-50 नंबर का वेरिएशन इज वेरी ह्यूज, तो वो वाली चीज़ है। हाँ, तो अब ये फाइनल आंसर की आने के बाद स्टूडेंट्स के मुद्दे किस तरह से मोड़ लेते हैं, क्या वो गंभीर होते हैं या स्टूडेंट्स कुछ और तर्क के साथ आते हैं, या फिर उन्हें उनकी जो भी ग्रीवेंसेस जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनका जवाब मिल जाता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और एसएससी से जुड़े मुद्दों के लिए जब भी कोई अपडेट्स आएंगी तो दी लल्लन टॉप पर आपको उनके वीडियोज़ मिलेंगे। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी प्रशांत। मैं नावेद हूँ, कैमरे पर राशिद। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।